इस समय स्थिर सरकार होने के बावजूद कई मोर्चों पर उथल पुथल का माहौल है। चाहे वो मंदिर मस्जिद का मसला हो, अग्निपथ योजना हो, महंगाई हो, बेरोजगारी जैसे तमाम मसले हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। जनतंत्र टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ता जी। सबसे पहले शुरुआत राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। जिस तरीके से बवाल मचा हुआ है, आप लोग चाहते क्या हैं? देखिए, दो चीजें समझनी होंगी। बीते हुए कल पे नजर डालिए। एक आदमी है जो मजबूती के साथ मोदी सरकार की हर असफलता पे आंख से आंख मिलाकर उनकी सफलताओं और असफलताओं, जन विरोधी नीतियों का अगर कोई मुकाबला कर रहा है तो उस शख्सियत का नाम है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा आपके जवाब में। बहुत से लोग तो बहुत से दलों में कभी कुछ बोलेंगे और कभी सरकार के लिए सुविधाजनक बयानात आ जाएंगे उनके। पर राहुल गांधी युवाओं के साथ खड़ा है, बेरोजगारों के साथ खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, मजदूर के साथ खड़ा है, इस देश के संविधान के साथ खड़ा है। तो उसी को निशाना बना के ये राजनीतिक बदले की भावना से की गई कार्रवाई, क्योंकि जो कानूनी पक्ष है उसमें जिस सेक्शन 8 या 25 से ये नियंत्रित होगा, उसमें एक पैसे का लाभ या मुनाफा उसका कोई शेयर होल्डर कमा ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात, बेशर्मी की इंतहा। यहां कौन सी मनी लॉन्डर हुई है या कौन सा पैसा, कौन सी मनी को एक जगह से दूसरी जगह अवैधानिक ढंग से लाया गया है, सब कुछ वही है। तो कैसा मनी लॉन्ड्रिंग का केस? इसीलिए उनको तोड़ने के लिए, उनकी जुबान को खामोश करने के लिए, कमजोर करने के लिए उनसे 10-10, 11-11, 12 घंटे अमानवीय दृष्टि से पूछताछ हुई है। मैं कहूँगा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनके इशारे पर विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज़ दबाने की कोशिश है। तो याद रखें, ये कांग्रेस जब अंग्रेजों के सामने नहीं झुकी, ब्रिटिश हुकूमत के सामने, तो इन लोगों के सामने क्या झुकेगी भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो पूरी तरीके से तोड़ फोड़, धार्मिक और सांप्रदायिक आधार पर सरकार बनाए बैठे। क्योंकि देखा जाए जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि नेशनल हेराल्ड मामले में यदि पूछताछ कर रही है तो इसमें केंद्र सरकार का क्या दखल है? तो फिर कांग्रेस पार्टी के नेता इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? हास्यास्पद है। आज एजेंसी हो, चाहे ईडी की, चाहे सीबीआई, चाहे इनकम टैक्स, भरपूर दुरुपयोग केंद्र सरकार के इशारे पर होता है। मैं आपको इसे समझाने के लिए 3-4 उदाहरण देता हूं। जब कहीं विपक्ष से आवाज उठती है, वहीं एजेंसी सक्रिय होती है। बड़े से बड़े लोग, आर्थिक अपराधी जब भाजपा में शामिल हो जाते हैं तो जैसे गंगा नहा के शुद्ध होके वो बिल्कुल शुद्धिकरण हो जाता है उनका। और ये छापे कब पड़ते हैं? जब राजनीतिक ऐसा मोड़ होता है। इसमें तो अभी तो कोई एफआईआर ही नहीं। क्या है नेशनल हेराल्ड? वो अखबार जब भाजपा की सरकार में जो लोग आज बैठे हैं, इनसे जुड़े संगठनों के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे, उनके साथ शामिल होने की बात कर रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजी सेना में, और कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन चला रही थी, डू और डाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो समय लोग अंग्रेजों की फौज में भर्ती होने, तो आज
जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी, और वो लोग जिनका संगठन जुड़ा था कभी अंग्रेजों का साथ देने के लिए, वो लोग जुल्म उठा रहे हैं। तो हमने जुल्म बहुत सहे अंग्रेजों के, इनके भी सह लेंगे, पर देश को न टूटने देंगे, न पटने देंगे, न इस संविधान को ख़त्म करने की जो तानाशाही से साजिश है उसको सफल होने देंगे। 23 जून को सोनिया गांधी जी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा उनको दूसरी तारीख दी जाएगी। क्या आपको लगता है कि सोनिया जी की उम्र को देखते हुए प्रवर्तन निदेशालय को उनके आवास पर ही पूछताछ करना चाहिए था? कई उदाहरण हैं जब प्रवर्तन निर्देशालय के लोग उनके घरों में गए हैं, जिनसे वो पूछताछ करना चाहते हैं, पूछताछ की है। लेकिन क्या आप किसी शराफत, इंसानियत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी सरकार से करती? बहुत से लोगों को, और वो तो यूपीए की चेयरपर्सन है, वो इंदिरा गांधी की बहू है, राजीव गांधी जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनकी पत्नी है, प्रधानमंत्री पद ठुकराने वाली इकलौती महिला हैं सोनिया जी। जब तक उनको अपमानित नहीं करेंगे, तोड़ेंगे नहीं। सबको मालूम है कि बीमारियों के कारण उस सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थी, उनका इलाज उपचार विदेश में भी चल रहा है, पर नहीं, कैसे ईगो संतुष्ट होगा इन सरकारों का जब तक उनको ईडी के दफ्तर में नहीं बुलाएंगे। वरना महिला है, यूपी की चेयरपर्सन है, अस्वस्थता कोई पहली बार नहीं है। और फिर किसके ऐसे बुला रहे हो जिसकी एफआईआर नहीं, जो हाई कोर्ट में चल रहा है, जहां पे अपियर होके आई हैं दूसरी अदालतों में भी। ये है तानाशाही, यही है वर्ता। और याद रखिए, वक्त और इतिहास साक्षी है, जब तानाशाह जुल्म की इंतहा हो जाती है तो बदलते हैं दिन सभी की। ये पुरानी कहानी है। तो आज जुल्म की इंतहा हो रही है, कहानी बदलेगी। 24 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लौट कर आएगी। देखा जाए तो बहुत दिनों बाद कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दों का अंबार लगा हुआ है। इसके बावजूद आप लोग कोई बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पा रहे हैं, क्यों? हर मुद्दे पर अगर कोई राजनीतिक दल पूरे देश में देख ले, आंदोलन खड़ा कर रहा है, जनता की आवाज़ उठा रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे तेल के बढ़े हुए दाम हो, चाहे किसानों पर होने वाले जुल्म हो, तो इकलौती पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो संघर्ष सदन में, सदन के बाहर सड़कों पे कर रही है। सोनिया गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में। आज की अगर बात करें तो देखा जाए तो देश भर के जो युवा हैं वो भारी संख्या में बेरोजगारी के शिकार हैं, लेकिन उनको कोई मजबूत नेतृत्व तो नहीं मिल पा रहा है। क्या आप लोग आगे इस बारे में कोई विचार कर रहे हैं, जिस तरीके से बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर देश के युवा सड़कों पर हैं? देखिए, नेतृत्व तो उनको खुद चुनना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी मोदी सरकार के कार्यकाल के सालों के दिन भूल गई हैं। कहा करते थे कि लगता $1 प्रधानमंत्री की उम्र पार कर जाएगा, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। पर अब मोदी जी की उम्र से कहीं आगे निकल गया, 77-78 के बीच में घूम रहा है। जो आर्थिक स्थिति है देश की, जीडीपी चली गई थी माइनस। आज हम देश की प्रगति हर मोर्चे पर सफल। हमारी डिपॉजिट, जो विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, वो लोएस्ट पे पहुंच गया है। हमारा व्यापार चौपट हो गया है, लेकिन सिर्फ विज्ञापनों के सहारे, झूठे प्रचार के सहारे, हमारे कांग्रेस के समय में बनाई हुई संपत्तियों को बेचकर जो सरकार चल रही है, वो झूठे और बेबुनियाद आरोप लगाती है। और इतने में कहना चाहूँगा, देश को आर्थिक रूप से तबाही और बर्बादी के कगार पे पहुंचाने वाला कोई है तो मोदी की गलत नीतियां। शुरुआत हो गई थी जब इन्होंने किया था 86.4% से ज़्यादा लाए थे। याद करिए क्या वादा था कि अगर हम 100 दिन के अंदर नहीं करेंगे तो हमें किसी चौराहे पर जो चाहे सजा दे लेना। आज तक काला धन वापस नहीं आया, आतंकवाद नहीं रुका,
बहुत सालों बाद चीन की सेना ने बलपूर्वक हजारों किलोमीटर कब्जा कर लिया, पर मोदी जी की जुबान नहीं निकल रही है डर के मारे। क्या व्यापार जो किए उसकी वजह से, या फिर डरते हैं? जो कुछ भी हो, मैं कोई आरोप नहीं लगाता। देश के प्रधानमंत्री, उनके साथ दृढ़ता से कांग्रेस खड़ी है। अगर चीन से वो मुकाबला करेंगे तो हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन जब कहेंगे न कोई सेना आई थी न किसी चौकी पे गई, तो हमें शर्म आती है कि आज देश का एक कमजोर प्रधानमंत्री अपने ऊपर होने वाले भारत माता की भूमि के आक्रमण पर भी इस कदर डरा हुआ है। केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लेकर आई है। अग्निपथ योजना को लेकर पार्टी का क्या एजेंडा है? पहले अमेरिका के पैटर्न पे लाए किसान आंदोलन कानून तीनों वापस लेना पड़ा। अब इसको समझिए, 4 साल की कुल नियुक्ति होगी, 6 महीने ट्रेनिंग में निकल जाएंगे, 3.5 साल बाद वो पदमुक्त हो जाएंगे। अब जस्टिफाई किया जा रहा है, उनकी उम्र बढ़ाई जा रही है, घोषणाएं हो रही कि हम 10% आरक्षण देंगे, कोई कह रहा है 5 दे। इसका मतलब बगैर सोचे समझे लाई गई, तभी तो परिवर्तन करना पड़ रहा है। वरना अगर आप सोच समझ के बातचीत करके लाते तो क्यों? 3.5 साल का जो ट्रेन शुदा आदमी होगा, वो देश की सीमाओं पर चीन और पाकिस्तान की फौज का मुकाबला करेगा। आधुनिक हथियारों की ट्रेनिंग उसके पास नहीं होगी। अगर उसे लगाओगे तो उसकी जान जाएगी। दूसरा, कौन विश्वास करे मोदी सरकार पे? कितने अर्धसैनिक बलों में पद खाली, कितने विभागों में पद खाली, उनकी भर्ती नहीं हो रही। जो चयनित हो गए हैं अर्धसैनिक बलों में, वो कूच कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं नागपुर से दिल्ली के लिए कि हमारा तो सिलेक्शन हो गया, हमको नियुक्ति पद दो। तो उस समय कौन विश्वास करेगा? मैं ये कहना चाहता हूं, अग्निपथ जो लाए हैं योजना, वायदा था हरियाणा में 2013-14 में एक पूर्व सैनिकों का सम्मेलन हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के भावी उम्मीदवार मोदी जी बोले थे कि 1 रैंक 1 पेंशन हम लागू करेंगे, और कर क्या दिया? नो रैंक। इनका कोई रैंक थोड़ा होगा, नो पेंशन, इनका कोई पेंशन थोड़ा होगा। 11-12 लाख मिलेगी, घर जाएंगे। ओनली टेंशन, नो डायरेक्शन। विदाउट एनी डायरेक्शन युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का, उसका भविष्य खत्म कर दिया। अंदाजा लगाइए, मोदी जी का तो सर्टिफिकेट में ढूंढ रहा हूं, नहीं मिला मुझे, पर जो उन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें उनकी उम्र 72-73 साल के आसपास है। अभी तो देश की सेवा करने का प्रण संकल्प ले रहे हैं, और हमारा बच्चा 22 साल 23 साल की उम्र में भूतपूर्व हो जाएगा। ये नौजवानी को कुचलने का, उसे दबाने का इरादा है। तभी तो नेता लोग बोलते हैं आओ बन जाओ भाजपा कार्यालय में, चपरासी बनाएंगे हम तुम्हें। केंद्र सरकार की इस योजना के ऐलान करने के बाद तीनों सेना प्रमुखों ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एनएसए चीफ अजीत डोभाल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लगातार बीजेपी कह रही है कि जब सेना खुद मानती है कि ये देश के युवाओं के लिए एक रिफॉर्म के तौर पर लाया गया है, तो फिर कांग्रेस पार्टी इसको लेकर आंदोलन क्यों कर रही है? देखिए, भारतीय सेना पर मुझे गर्व है, गौरवशाली इतिहास है, अनुशासित सेना है। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, कुछ कहूंगा ही नहीं जनरल्स ने क्या कहा है। पर जरा रिटायर्ड जनरल्स की बात कर लीजिए, जो कल तक भाजपा के स्पोक पर्सन के तौर पर बोल रहे थे, वही रिटायर्ड जनरल, उनका अनुभव उनसे कम तो नहीं होगा किसी से। वो कह रहे हैं ये बर्बाद करने वाला है, तबाह करने वाला है, युवाओं के हित में नहीं है। तो मैं उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करूंगा जो रिटायर्ड हो गए हैं, जिन पर किसी सरकार का अनुशासन नहीं है, अपने दिल और दिमाग से बोल रहे हैं। अब यदि बात करें हिमाचल प्रदेश और गुजरात की, जहां पर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो अपनी तैयारियों में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शांत बैठी है। मेरे ख्याल से अगर कोई पार्टी जमीन पे तैयारी कर रही है, बूथ लेवल पे तैयारी कर रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी है। हम हिमाचल भी जीतेंगे, गुजरात भी जीतेंगे। आने वाले चुनाव का परिणाम क्या आप समझते हैं किसान माफ कर देगा उनको? और हिमाचल, जहाँ सर्वाधिक सेना के लोग, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, ये वो बेल्ट,
माफ कर देंगे? होने तो दीजिए चुनाव। जयराम जी ने क्या कहा था वहाँ के जो मुख्यमंत्री, ये तो कहा था ना कि हम अपनी वजह से उपचुनाव नहीं आ रहे हैं जब हार गए तीनों, हम तो केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हारे। जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन में 3 उपचुनाव हुए थे, तीनों हारे। अब तो किसान आंदोलन का जख्म भी ताजा है और ये आपका अग्निपथ की अग्नि भी ताजा है। इन दोनों में भाजपा सरकार के पाप जलकर राख होंगे। हम लौट के हिमाचल में भी आएंगे, गुजरात में भी आएंगे। लेकिन बीजेपी लगातार ये प्रचार कर रही है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है। क्या ये सही है? हमें गर्व है इस परिवार पर। इसी परिवार के पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू से शुरू करूं। अपना शानदार वकालत छोड़ के आए थे। जवाहरलाल नेहरू ने 14 साल जेल में बिताए, भारत का नवनिर्माण किया। यही नहीं, इंदिरा जी ने अपने प्राणों का बलिदान किया देश की एकता अखंडता के लिए। राजीव गांधी ने अपने जान अर्पित कर दी देश के मान सम्मान के लिए। इकलौती महिला सोनिया गांधी जिसने देश के लिए प्रधानमंत्री पद ठुकराया। राहुल गांधी जिसकी आवाज़ खामोश नहीं कर पा रही बीजेपी, और हमारी प्रियंका जिसमें हम अपनी इंदिरा गांधी देखते हैं। इन लोगों ने अपने प्राणों की परवाह न करके जिस तरह देश के लिए लड़ रहे हैं, हमें इस परिवार पर गर्व है। जरा बताओ कोई दूसरा परिवार? अरे मैं तो कहता हूँ मोदी जी, आप ही बता दो, एक दिन स्वतंत्रता संग्राम में आपके परिवार में कोई जेल गया? नहीं बता पाओगे। आप कहोगे बांग्लादेश में जब आंदोलन चल रहा था तो मैं गुजरात में, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं। तो ऐसे परिवार को नमन करता हूँ मैं, और मैं उस विचारधारा का हूँ। इस देश के हित में है नेहरू गांधी परिवार। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो एनडीए की उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने घोषित कर दिया है द्रौपदी मुर्मू के नाम का। विपक्ष के उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा जी। क्या विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को हारने के लिए खड़ा किया है? देखिए, अंतरात्मा में हमने चुनाव देखा था बीबी गिरी का और नीलम संजीव रेड्डी का, हमारे सामने हुआ था। उस समय एक तरफ कार्यक्षमता थी, दूसरी तरफ बहुमत था। इस समय भी दिखाई पड़ रहा है बहुमत एनडीए का, लेकिन क्या तुलना कर सकते हैं यशवंत सिन्हा से किसी और की? अटल बिहारी वाजपेयी का जो विदेश मंत्री रहा हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी का वित्त मंत्री रहा हो, जिसका प्रशासनिक अनुभव, जिसकी शैक्षिक योग्यता, जिसका निर्भीक इतिहास कि उसने बीजेपी को ठोकर मार दी जब गलत रास्ते पे चला, और जितनी बातें कही थी सब सही साबित हुई। तो उम्मीदवार के रूप में यशवंत सिन्हा जी बेहतर हैं। आंकड़े भी 1%, 1.5%, 2% से हम आगे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है ये आगे बढ़ेगा, यशवंत सिन्हा विजयी होंगे। क्योंकि जिस तरीके के हालात वर्तमान में महाराष्ट्र में बने हुए हैं और सियासी उठापटक बहुत जोरों के साथ चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र में इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? मैं एक चीज कहूँगा, कांग्रेस जिसका प्रतिनिधित्व मैं यहाँ कर रहा हूँ, हम महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार के साथ हैं। एनसीपी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ है। अगर शिवसेना के अंदर आंतरिक कुछ समस्याएं हैं तो मुझे भरोसा है उनका समाधान शिवसेना परिवार में हो जाएगा और ये सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी। लेकिन जिस तरह से स्थितियां हर क्षण बदल रही हैं, मेरी प्रतिक्रिया इस समय क्या आपको लगता नहीं कि प्री मैच्योर हो जाएगी? तो मैं ये कहूँगा वेट एंड वॉच। हम जहाँ थे वहीं हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह इंटैक्ट है, एक एक विधायक हमारे साथ है। शिवसेना परिवार का विवाद जल्दी सुलझेगा और जनहित में सरकार काम करने में जुट जाएगी। हाँ, एक बार घटिया स्वरूप, पहले सूरत फिर गुवाहाटी, बीजेपी का वो बीभत्स राजनैतिक स्वरूप कि हम किसी सरकार को लोकतांत्रिक ढंग से काम नहीं करने देंगे, उनके चेहरे से एक बार फिर नकाब हट गया। उनकी सत्ता लोलुपता। और एक चीज और कर दूं, जो छोटे मोटे दल उनके साथ लगे हैं, देख लो शिवसेना जो सबसे विश्वस्त सहयोगी थी,
जब ये उसको तोड़ सकते हैं, उसके घर में लड़ाई लड़वा सकते हैं, तो तुम भी अपनी खैर मनाओ, जितनी जल्दी हो छोड़ के भाग आओ, वरना तुम्हारा भी यही हश्र करेंगे। मेरा इशारा साफ है। वर्तमान की अगर बात करें, कुछ दिन पहले ही मंदिर मस्जिद का मसला, उसके बाद पैगंबर मोहम्मद के अपमान का मसला, असदुद्दीन ओवैसी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार एक खास वर्ग को लगातार टारगेट कर रही है। क्या आपको लगता है कि वर्तमान परिदृश्य में देश के हालात बदल रहे हैं? देखिए, पहली बात, पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी किसने की? भाजपा की अधिकृत प्रवक्ता ने। मंदिर मस्जिद मुद्दे को हवा कौन दे रहा है? भाजपा से जुड़े हुए लोग। मैं तो हूं ना उत्तर प्रदेश से, एक एक राई रत्ती जानता हूं। ये क्यों हो रहा है मालूम है आपको? महंगाई जो बढ़ी हुई है, बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, चीन जिस तरह दबाव डाल रहा है, पूरी तरह चौपट और बर्बाद और देश को कर देने वाले, अग्निपथ जैसी घटिया योजना लाने वाले, जब सरकार हर मुद्दे पे असफल हो गई है, पिट गई है, हिम्मत नहीं मोदी की सरकार उनकी पार्टी को कि जनता के सामने अपने उपलब्धियों के सहारे आ सकें, तो माहौल को सांप्रदायिक करो, हिंसा फैलाओ। और ओवैसी साहब के बारे में तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, लिख जाती है पटकथा भाजपा ने, बोल ओवैसी साहब देते हैं। कभी तो मुझे लगता है जैसे जुड़वा भाई हैं भाजपा और ओवैसी साहब, इत्तेफाक से बोल वही जाते हैं जिससे भाजपा का फायदा हो। आखिरी सवाल, वर्तमान में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मुद्दे आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं, क्या अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी अपनी कमजोरियों से उभरकर और मजबूती के साथ देश दुनिया के सामने आएगी? मैं दावे से कह सकता हूँ, विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ, अपने अनुभव के सहारे कह सकता हूँ, देश की हर नक पे हाथ रखने के बाद कह सकता हूँ, जनता ने महसूस कर लिया है। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीसरी बार भूल नहीं करने जा रही है। महंगाई, बेरोजगारी, सरकार जिसका काम है शांति कायम करना, वो अशांति कायम करे। मजहब धर्म के नाम पर जिससे लड़ा रहे हैं, दुनिया में हमारी साख चौपट हो गई। जिस तरह हमारी आर्थिक जो संपदा थी, दो घरानों को बेच दी गई है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस पर जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। जिस दिन 2024 का चुनाव परिणाम आएगा, मोदी सरकार का कहीं अता पता नहीं चलेगा। ये भारत की बौद्धिक जनता है, जिसे लोग कहते हैं ना, चुप बैठी, चुप नहीं बैठी, सही समय का इंतजार कर रही है। और सही समय जब 2024 में आएगा, मोदी सरकार के पैर के नीचे से जमीन नहीं निकलेगी, जमीन के अंदर चली जाएगी। ये सरकार बीते हुए इतिहास का हिस्सा बन जाएगी। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ममता जी, जनतंत्र का। तो आप सुन रहे थे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी को, जिन्होंने तमाम सवालों के जवाब बड़े ही बेबाकी के साथ दिए। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।